आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर वाईएस परमार की जयंती पर विधानसभा में श्रद्धांजलि समारोह। राजनीतिक प्रतिशोध में दर्ज हो रही झूठी एफआईआर, राजेंद्र राणा। डॉक्टर वाईएस परमार की दूरदर्शिता ने हिमाचल को दिलाई नई पहचान, जयराम ठाकुर। हिमाचल में लगातार बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। शिमला पुलिस की बड़ी कार्यवाही, करोड़ों की हेरोइन जब्त। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के आदर्श आज भी प्रासंगिक, डॉक्टर राजू बिंदल। डॉक्टर परमार जयंती पर कांग्रेस का विकास संदेश। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की जयंती के अवसर पर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लाइब्रेरी हॉल में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने डॉक्टर परमार के प्रदेश निर्माण में दिए गए ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता बताया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद डॉक्टर वाईएस परमार ने हिमाचल प्रदेश के विकास की मजबूती से नींव रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गठन के समय आय के साधन बेहद सीमित थे, लेकिन डॉक्टर परमार की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व ने हिमाचल को विकास की नई दिशा दी। आज उसी आधारशिला के कारण हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि डॉक्टर परमार ने केवल प्रदेश के विकास की नींव ही नहीं रखी, बल्कि हिमाचल के लोगों को एकजुट कर प्रदेश के विशिष्ट पहचान स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा वर्ष 1994 से डॉक्टर वाईएस परमार की जयंती पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा निभा रही है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को डॉक्टर परमार के विचारों, संघर्ष और प्रदेश निर्माण में उनके अमूल्य योगदान से परिचित कराना है। समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सतविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, पूर्व विधायक तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। डॉक्टर परमार के परिवार के सदस्य इस समारोह में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उनके पैतृक क्षेत्र बागथन में भी उनकी जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहली असेंबली वैसे तो पार्ट सी जो 52 to 56 रही, उसको तो असेंबली का पूर्ण दर्जा नहीं मिला और ना ही हम जो है असेंबली का जो आज का जो हमारा कैलेंडर है उसमें शामिल है। वो अन्यथा ये 15वीं विधानसभा होती, ये 14वीं विधानसभा है 1962 ऑनवर्ड्स, क्योंकि फिर 56 में जो है दोबारा से जो है टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया गया और फिर जद्दोजहद की गई और वो भी उनके नेतृत्व में हुई और उसके बाद दोबारा से फिर जो है हमको स्टेटहुड मिली और 62 से जो है विधानसभाओं का गठन होना शुरू हुआ। यानी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान स्वरूप में एक बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर वाईएस परमार जी के रूप में रहा। वो जो है कानून की पढ़ाई भी की थी, डॉक्टरेट भी थे, उन्होंने पीएचडी भी की, एमए भी की सोशियोलॉजी और एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हिमाचल प्रदेश के बनने बनाने में और अस्तित्व में लाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा और आज चाहे विधानसभा सदस्य के रूप में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के हम निवासी के रूप में हो, बड़े गर्व के साथ हम डॉक्टर वाईएस परमार को और उस समय के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, प्रजामंडल आंदोलन में जिन्होंने भागीदारी दी है, उनको आज बड़े सम्मान के साथ हम याद करते हैं। आज जैसा मैंने कहा उनका जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस के ऊपर विधानसभा ने वर्ष 1994 से ये कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें सरकार की तरफ से पर हमारा जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सहभागिता रहती है और दोनों मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जैसा कहा गया, डॉक्टर वाईएस परमार के आज परिवार के सदस्य आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इसलिए नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनके पैतृक गांव बागथन में ही
आज एक बहुत बड़ा आयोजन जो है वहां पर हो रहा है, जिसमें हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन चौहान जी जो है उसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से आप सबका जहां आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, वहां अपनी ओर से अपने श्रद्धा सुमन डॉक्टर वाईएस परमार जी की स्मृति में यहाँ जो है पेश करता हूं। आओ हम सब मिलकर आगे बढ़ें और हिमाचल प्रदेश को और सशक्त राज्य बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की जयंती के अवसर पर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लाइब्रेरी हॉल में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके प्रदेश निर्माण में दिए गए ऐतिहासिक योगदान को याद किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर वाईएस परमार ने सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार की दूरदर्शी सोच, नेतृत्व क्षमता और विकास की सोच के कारण आज हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निर्माण और विकास में डॉक्टर परमार का योगदान सदैव प्रेरणादायक रहेगा। हिमाचल को एक सशक्त और संगठित राज्य के रूप में स्थापित करने में उनकी भूमिका अतुलनीय रही है। आज भी उनके द्वारा अपनाए गए विकास के सिद्धांत प्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को भी डॉक्टर परमार के संघर्ष, उनके आदर्शों और प्रदेश के प्रति उनके समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार का जीवन जनसेवा, दूरदर्शी नेतृत्व और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्रद्धांजलि समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक इत्यादि उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर वाईएस परमार के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और हिमाचल प्रदेश के निर्माण एवं विकास में उनके अमूल्य योगदान को स्मरण किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि आगे बढ़ना सबके लिए आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक पीछे मुड़ करके अतीत को भी जानना, याद रखना, ये भी मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हम कहां थे, कहां से चले, आज हम कहां पहुंचे, इस बीच में कौन कौन से ऐसे पड़ाव थे जिन पड़ाव को पार करते हुए आज के इस मुकाम को हमने हासिल किया है। मैं जिक्र प्रदेश का कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश का किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। और ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है कि जिन महापुरुषों ने, जिस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप, वर्तमान जो जिसको हम और आप आज जी रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, उसको बनाने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के जीवन से मुझे लगता है कि आज की इस पीढ़ी को कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है, ये विषय पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि हम सबका एक नैतिक दायित्व है कि ऐसे जीवन को जिन्होंने हिमाचल प्रदेश हमारे समक्ष वर्तमान स्वरूप में दिया है, उसको जानने का प्रयत्न हमको तो करना ही चाहिए, लेकिन हमारी नई पीढ़ी, नई जनरेशन को भी करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो संघर्ष किया, पहाड़ी राज्य की समस्याएं अलग हैं, यहां की जीवन की परिस्थितियां अलग हैं, यहां जलवायु की परिस्थितियां वो भी अलग हैं। इसलिए हिमाचल पहाड़ी राज्य के रूप में, पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आना चाहिए। उसके लिए उन्हें संघर्ष किया, उसके लिए उन्हें परिश्रम किया, आखिरकार उसमें वो सफल हुए। हम राजनीतिक दृष्टि से बहुत सारी चीजों को लेकर के आकलन करते हैं, ये हमारा, वो उनका, लेकिन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी भले ही राजनीतिक दल से
किसी से भी संबंध रखते थे, लेकिन वो हिमाचल के थे, अपने थे और हिमाचल के लिए उन्होंने काम किया। इस बात को हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और यहां उससे पहले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से जिक्र किया, उन सारी चीजों में बहुत तफसील में मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत विकट परिस्थिति उस वक्त की थी जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आए। मुख्यमंत्री बने डॉक्टर YS परमार और उसके पश्चात जैसा कहा गया यहां पर कि 1956 में फिर राज्य से फिर टेरिटरी काउंसिल के रूप में, और टेरिटरी काउंसिल के चेयरमैन के नाते उनको ऑफर किया गया था कि आप ही चेयरमैन बनेंगे, लेकिन उनको लगा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं और टेरिटरी काउंसिल का चेयरमैन नहीं मैं बनना चाहता हूं, और उस दृष्टि से उन्हें उस पद को ठुकरा दिया, मना कर दिया और ठाकुर कर्म सिंह जी टेरिटरी काउंसिल के चेयरमैन बने मेरे विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश टेरिटरी काउंसिल के रूप में आए, फिर एक प्रयत्न हुआ कि पूर्ण राज्य क्यों नहीं, राज्य के रूप में क्यों नहीं। उस दिशा में फिर से प्रयत्न शुरू हुए और आखिरकार वो प्रयत्न साकार हुए, सफल हुए, और आज हिमाचल प्रदेश का वर्तमान स्वरूप हम आज के इस दौर में देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार का जीवन, संघर्ष और दूरदर्शी नेतृत्व प्रत्येक हिमाचल वासी विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने आजादी के आंदोलन से लेकर हिमाचल प्रदेश के निर्माण तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर हिमाचल को एक सशक्त और स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का ऐतिहासिक कार्य किया। उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश देश में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के दौरान उन्हें डॉक्टर परमार के कई ऐतिहासिक भाषणों और विचारों का अध्ययन करने का अवसर मिला। कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर उनकी सोच आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार का यह विचार कि सड़कें हमारी भाग्य रेखा है, प्रदेश के विकास का आधार बना और आज सड़क नेटवर्क हिमाचल की प्रगति में अहम भूमिका निभा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को डॉक्टर परमार के आदर्शों से प्रेरणा लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का जन्मदिन, जन्म जयंती का दिन है और हिमाचल वासियों के लिए, हमारे लिए गौरव का दिन है जब उस महान पुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हिमाचल कैसा हो, हिमाचल कैसे आगे बढ़े, हिमाचली कैसे बने और हिमाचल की स्थानीय सांस्कृतिक विशेषताएं वो कैसे जीवित रहें, इन विषयों को लेकर के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का बहुत गहरा अध्ययन था। सिरमौर जिला के एक छोटे से स्थान से निकलकर सिरमौर रियासत के साथ और बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद आज़ादी के संघर्ष में अपने आप को शामिल करते हुए और हिमाचल एक अलग राज्य इस रूप में स्वतंत्र राज्य बने, इस विषय को लेकर के उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया और अंततोगत्वा उनके प्रयास वो रंग लाए और हिमाचल अस्तित्व में आया। हम देखते हैं उन्होंने जो भाषण या उन्होंने जो विधानसभा के अंदर वक्तव्य दिए वो जमीन से जुड़े हुए। मुझे विधानसभा अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ
और मैंने लाइब्रेरी में वो सारे उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों का अध्ययन भी किया, संकलित भी उनको किया। कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, सड़कें, शिक्षा, इसके ऊपर उनके जो वक्तव्य हैं वो जमीन से जुड़े। और आज सड़कें हमारी भाग्य रेखा है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने किया और बाकी सब ने उसको फॉलो किया। आज डॉक्टर परमार जी की जन्म जयंती के ऊपर हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हिमाचल प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े और हिमाचल के युवक युवतियां अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हिमाचल के और संसाधनों के आधार के ऊपर हिमाचल के विकास में भागीदार बने। यही आज के दिन हम और संदेश देना चाहेंगे कि इसी प्रकार की और कल्पना डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने की। जिला शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 1.120 किलोग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में हरियाणा के अंबाला निवासी 22 वर्षीय विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार स्पेशल सेल ने 3 अगस्त को गुप्त सूचना के आधार पर जिला सीमा शोगी के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी हरियाणा से हेरोइन की खेप शिमला में सप्लाई करने के लिए लाया था और तारादेवी क्षेत्र में इसकी डिलीवरी की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि यह वर्ष 2026 में हिमाचल प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन बरामद की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। शिमला पुलिस का कहना है कि अब नशा तस्करी के खिलाफ केवल मामले दर्ज करने के बजाय बड़े सप्लायरों, बैकवर्ड लिंकेज तकनीकी और वित्तीय जांच के माध्यम से पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। शिमला पुलिस द्वारा वर्ष 2026 की अब तक की सबसे बड़ी चिट्टे की खेप बरामद की गई है। दिनांक 3 अगस्त 2026 को स्पेशल सेल जिला शिमला की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बाहरी राज्य से नशा तस्करी की फिराक में आए हुए एक चिट्टा तस्करी के सरगना पर नकेल कसते हुए उसे जिला की सीमा शोघी के निकट सुनियोजित कार्रवाई करते हुए विजय कुमार निवासी अंबाला हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। यह वर्ष 2026 की हिमाचल प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन की बरामदगियों में से है तथा प्रदेश में सक्रिय अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध जिला शिमला पुलिस की सबसे सशक्त एवं मजबूत कार्रवाइयों में से एक है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी हरियाणा से हेरोइन की एक बड़ी खेप सप्लाई करने के उद्देश्य से लेकर आया था। वह तारादेवी क्षेत्र में आकर अपने संपर्कों को इस खेप को सौंपने की तैयारी में था। स्पेशल सेल की टीम ने सटीक सूचना के आधार पर तत्काल घेराबंदी कर डिलीवरी होने से पहले ही आरोपी से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच की अमल में लाई जा रही है। जिला शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 में नशा तस्करी के विरुद्ध अपनी कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। पहले जहां मुख्य फोकस अधिक से अधिक मामलों को दर्ज करने पर होता था, वहीं अब रणनीति को बदलकर बड़ी एवं गुणवत्तापूर्वक बरामदगी करने पर है। मुख्य सप्लायर्स की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, बैकवर्ड लिंकेजेस, तकनीकी एवं वित्तीय जांच करना तथा पूरे अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। साथ ही आदतन नशा तस्करों को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में भेजा जा रहा है। इस बदली हुई रणनीति के बहुत से सकारात्मक परिणाम इस वर्ष लगातार सामने आए हैं। मार्च 2026 में थाना न्यू शिमला में 1 करोड़ के मूल्य की 562 LSD की स्टैम्प्स बरामद करके एक बड़े अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया था,
बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर मुख्य सप्लायर को केरल राज्य से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 4 पुलिस कर्मियों की संलिप्तता पाए जाने पर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई तथा उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया था। इस पूरे प्रकरण में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर एक बड़े आपराधिक गठजोड़ को ध्वस्त किया गया। वहीं अप्रैल 2026 में थाना कुमारसैन में 9 किलो से भी अधिक की अफीम की बरामदगी के साथ साथ 12 लाख नकद बरामद किया गया था, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आगामी जांच में एक महिला सप्लायर से 2 किलो अतिरिक्त अफीम भी बरामद हुई। इस प्रकार से इस नेटवर्क से 11.5 किलो जो कि कमर्शियल क्वांटिटी अफीम है वो बरामद की गई। इसी मामले में आगे जांच करते हुए आरोपियों के द्वारा नशे से अर्जित की गई कुल 53 लाख रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया गया। इस वर्ष अब तक 4 करोड़ से भी अधिक की अवैध संपत्ति नशा तस्करों से जब्त की जा चुकी है। वहीं कई केसेस कमर्शियल क्वांटिटी के हुए, जिसमें हेरोइन कमर्शियल क्वांटिटी में बरामद किया गया। मार्च 2026 में स्पेशल सेल की टीम द्वारा आईएसपीटी से एक आरोपी से 288 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। वहीं जून में मई के महीने में स्पेशल सेल की टीम द्वारा ही बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर एक आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया गया और उससे 309 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। ये भी वर्ष 2026 की प्रदेश की प्रमुख बरामदगियों में से एक था। इसके अतिरिक्त जुलाई के महीने में भी एक आरोपी को शोगी बैरियर पर रोककर उससे 242 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। वर्ष 2026 में शिमला पुलिस द्वारा अब तक 4 किलो से भी अधिक हेरोइन बरामद की जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना है। इसके अतिरिक्त 14 किलो अफीम, 15 किलो चरस, 5 किलो से अधिक चूरा पोस्ट, LSD कमर्शियल क्वांटिटी में 60 ग्राम क्रिस्टल मेथ तथा 10 लाख से भी अधिक भांग के पौधों की बरामदगी एवं नष्ट भी किए जा चुके हैं। ये 1 किलो 120 ग्राम की हेरोइन की ऐतिहासिक बरामदगी इसी बदली हुई रणनीति का एक बड़ा उदाहरण। हिमाचल प्रदेश के निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनकी विकासवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए गांव, गरीब, किसान, पशुपालक, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाएं लागू कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और लोगों की आय में वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों का फैसला जनता करती है, लेकिन सरकार का दायित्व विकास और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की व्यवस्था लागू की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान भी की जा रही है। उनका दावा था कि कुछ क्षेत्रों में इन योजनाओं से एक परिवार की वार्षिक आय लगभग 36,000 रुपए तक पहुंच रही है। साथ ही सहायता राशि में वृद्धि के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है। सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ और जनहितैषी बनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कार्य भी किया जा रहा है। वक्ताओं ने विश्वास जताया कि कांग्रेस सरकार विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण की नीति पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश के हर वर्ग के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के आदर्शों और विकास की सोच को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परमार जी की 120वीं जयंती आज विधानसभा सभागार में मनाएगी। माननीय अध्यक्ष जी ने उसकी अध्यक्षता की और मेरा ये मानना है कि परमार साहब की जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को जो परमार साहब का सपना था कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसको हम अपने योजनाओं में डालकर, धरातल में लाकर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। ये एक परंपरा है उनकी। मैंने वैसे सभी मुख्यमंत्रियों की एक कोई आधा घंटा की रील बनाई है, प्रोग्राम की ये DPR की प्रस्तुति बनाई है, उसमें उनको दिखाया गया है। लेकिन जिनका जन्मदिन है पहले उनके अतीत के बारे में बताया जाता है
फिर बीच में हम सबकी नहीं बता सकते, क्योंकि यही परंपरा रही है कि जो वर्तमान सरकार होती है, अगर बीजेपी की सरकार होती तो बीजेपी अपनी नीतियां बनाती है, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार ने जो परमार जी की गांव के निवास की स्कीमें थी, उन स्कीमों को हमने अपनी योजनाओं में जो दिखाया उसको दिखाया गया है। उससे कोई नाराजगी की बात नहीं है। उनको मैंने कहा कि अगर हम सभी को दिखाने लगाते तो यहाँ पर 1 घंटा उसमें लगता है, 1 घंटे की हमने वैसे प्रस्तुति बनाई हुई है। और जिसकी सरकार होती है वो जिसका जन्मदिन मनाते हैं उसके बाद अपनी वर्तमान योजनाओं को तो बतानी पड़ेगी ना वर्तमान सरकार की। इस सरकार आपने कहा उन्हीं नीतियों पर काम करी है, किन किन क्षेत्रों? देखो, क्षेत्र परमार जी का सपना था गांव का निवास। आप बताइए कि गांव के लिए कौन सी योजना लेके आए? हमारी सरकार गांव में CBSE योजना लेके आई, हमारी सरकार दूध का MSP लेके आई, हमारी सरकार गांव में जो वन लगाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लेके आई, हमारी सरकार गांव में बैठे हुए व्यक्ति के आय को बढ़ाने के लिए योजना लेके आई। आज मैं आपको कह सकता हूं, परमार जी के गांव में बागथन से जो दूध जाता है उसमें एक परिवार को 36,000 रुपये की आय होती है। अभी 25,000 रुपये की है, जिस दिन हमारी 61 रुपये की नोटिफिकेशन होगी 36,000 रुपये की आय होगी। ये मुझे उन्होंने खुद बताया। चलो, तो ये सब चीज़ें ग्रामीण विकास के इस संदर्भ में है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। सब जगह व्यवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं ये भी मैं बताना चाहता हूँ। जनता की योजनाओं को, जिसमें जनता के द्वारा मांग ना उठाई गई हो, उन योजनाओं को धरातल पर लाकर योजना बनाई जाए, उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को हुई भारी बारिश तथा भूस्खलन ने एक बार जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में नदियां और नाले उफान पर है, जबकि भूस्खलन के चलते सड़क संपर्क बाधित होने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। कई स्थानों पर पुल और पुलिया बह गई है, स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, बागवानों को भारी नुकसान पहुँचा है और जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में तीर्थन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से एक पुल और 2 पुलिया तेज बहाव में बह गए, जिसके चलते मछियार पंचायत के 6 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क प्रभावित हो गया। ग्रामीणों के लिए अब नदी पार करने का एकमात्र सहारा रेचू मार्ग रह गया है। स्थानीय लोगों को दैनिक जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन ने क्षेत्र का जायजा लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सिरमौर जिले के पौंटा साहिब क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण पुराना बाता पुल ढह गया। पुल क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रशासन ने लोगों से क्षतिग्रस्त पुल के आसपास न जाने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के कारण आनी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात लंबे समय तक बाधित रहा। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें आने से वाहन फंस गए। लोक निर्माण विभाग की मशीनों ने कई घंटों के मशक्कत के बाद मार्ग को आंशिक रूप से बहाल किया। हालांकि क्षेत्र में लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कुल्लू जिले के निर्मल खड़ की बाड़ी पंचायत में बारिश के चलते प्राथमिक विद्यालय पाकवा के भवन का एक हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आकर ढह गया। भवन के दूसरे हिस्से में भी मलबा घुस गया, जिससे स्कूल को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने सावधानी के तौर पर स्कूल को अस्थायी रूप से सामुदायिक भवन में स्थानांतरित कर दिया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। बारिश और भूस्खलन का असर बागवानी पर भी पड़ रहा है। बारिश और भूस्खलन का असर बागवानी पर भी पड़ा है। कई क्षेत्रों में करीब 500 से अधिक सेब के पेड़ नष्ट हो गए। बागवानों के अनुसार इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कई बागों में मलबा भर गया और पेड़ जड़ सहित उखड़ गए। प्रभावित किसानों ने सरकार से नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की भी मांग उठाई है। शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें गिरने से सड़क किनारे खड़ी एक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय वाहन में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में वाहन खड़े न करने की सलाह दी है। शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में गानवी और समेज खड्डे एक बार फिर उफान पर है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन
प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। लोगों को नदी नालों के किनारे जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। सतलुज नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 1500 मेगावाट की नाका छाकड़ी जल विद्युत परियोजना के बांध के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों तथा निचले क्षेत्रों के निवासियों को अलर्ट रहने तथा नदी के समीप न जाने की चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 109 सड़कें बंद हो चुकी हैं। इससे कई क्षेत्रों का संपर्क प्रभावित हुआ है। इसके अलावा 30 पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं, जिससे लोगों को पेयजल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग सड़कों को बहाल करने और जलापूर्ति सामान्य करने में जुटी हुई है। मौसम विभाग शिमला के अनुसार प्रदेश में बारिश का दौर अभी जारी रहने की संभावना है। मंगलवार से 9 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मंगलवार को ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिले के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं 6 अगस्त को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर सहित 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऊना जिले में सोमवार सुबह रुक-रुक कर बारिश का दौर भी देखने को मिला। दिन भर हुई वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत नारा के गांव दरोबड़ में लगातार बारिश के कारण गौशाला के साथ बनाया गया अस्थायी ढांचा ढह गया। ग्रामीणों की सतर्कता और तुरंत कार्यवाही से मलबे में फंसे सभी पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मंडी जिले में भी रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते अभी तक कई सड़कें बंद है। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें लगातार मार्गों को बहाल करने में जुटी हुई है। वहीं सिरमौर जिले में रविवार रात और सोमवार को हुई भारी बारिश तथा भूस्खलन के कारण कई सड़क संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। सतौन के समीप भूस्खलन से पौंटा शिलाई राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 2 घंटे तक बंद रहा। इस दौरान लंबा जाम लग गया और एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। भाजपा के प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट समिति की बैठक के बाद से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार की बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। राणा का दावा है कि सरकार पिछले लगभग 4.25 वर्षों में हुए कथित घोटालों और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह की कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे हालात बन गए हैं कि जो वर्ष 1975 के आपातकाल के याद दिलाते हैं। उनका आरोप है कि सरकार की नाकामियों को उजागर करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी सरकार की आलोचनात्मक खबरें प्रकाशित करने या सोशल मीडिया पर मुद्दे उठाने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। उनके अनुसार लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस अधिकार को भी दबाने का प्रयास कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ दर्ज मामले को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए कहा कि संबंधित विभागों द्वारा पहले ही कई स्तरों पर जांच की जा चुकी है। उनके अनुसार विजिलेंस और आयकर विभाग की जांच में सभी दस्तावेज नियमों के अनुरूप पाए गए। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के दबाव में पुलिस अधिकारियों से एफआईआर दर्ज करवाई गई। राणा ने आरोप लगाया कि केवल धर्मशाला ही नहीं बल्कि देहरा, हमीरपुर सहित कई भाजपा विधायकों और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को भी झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक विरोधियों को डराने और दबाने के लिए पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता उन्हें 3 पहचान दे चुकी है। सबसे अधिक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री, हिमाचल पर सबसे अधिक कर्ज लादने वाले मुख्यमंत्री और सबसे अधिक झूठी एफआईआर दर्ज करवाने वाले मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि सरकार को कानून व्यवस्था, नशा तस्करी, गोलीबारी, हत्या और बढ़ते अपराधों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वह राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्यवाही में व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश में 25 तारीख को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट कमेटी की बैठक हुई, सुक्खू सरकार जो है वो बेचैन हो गई, क्योंकि पिछले लगभग 4.25 वर्षों में जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक घोटाला हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी में और मुख्यमंत्री में बेचैनी छा रही। और ये जो एफआईआर पे एफआईआर दर्ज करने का, जो झूठी एफआईआर दर्ज करने का जो खेल मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में कर रही है, ऐसा लग रहा है कि
वो दिन 1977 के जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और इमरजेंसी देश पर लागू करी थी, वैसे हालात हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गए। कोई व्यक्ति सरकार की नाकामियों को उजागर करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई पत्रकार सरकार की नाकामियां अपनी समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में दिखाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है, जो कि लोकतांत्रिक अधिकार है व्यक्ति का, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। इतनी एफआईआर पे एफआईआर दर्ज हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी धर्मशाला के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है, और जहां तक मैंने विभाग से जानकारी ली है कि सुधीर शर्मा जी के घर की पैमाइश सुक्खू सरकार ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री ने 3 बार पहले करवाई। यहां तक कि घास भी विजिलेंस के लोगों ने देखा कि घास कौन सा लगाया है और कहां से आया, और उसके बाद इनकम टैक्स को लिखा गया, वहां से भी जो है रिपोर्ट जो है वो चली गई कि सब कुछ कानून के दायरे में किया गया है और सारे कागज पत्ते पूरे हैं। और उसके बावजूद भी सरकार का पुलिस के अधिकारियों पर जो दबाव बना, कौन कौन अधिकारी हैं जो दबाव बना रहे हैं और उनके ऊपर कौन दबाव बना रहे हैं, सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। ये मुख्यमंत्री ना केवल धर्मशाला के विधायक के ऊपर, बल्कि देहरा के विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज, हमीरपुर के विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज, इसके अलावा जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए उनके सबके ऊपर एफआईआर दर्ज, कोई पत्रकार है उन पे एफआईआर दर्ज। इसलिए एफआईआर पे एफआईआर दर्ज करने का जो खेल चला हुआ है, मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री को 3 खिताब प्रदेश की जनता दे चुकी है। पहला कि सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री का खिताब हासिल किया है, दूसरा कि सबसे ज्यादा कर्जा हिमाचल पर लादने का मुख्यमंत्री को खिताब मिला है, और तीसरा सबसे ज्यादा झूठी एफआईआर दर्ज करने का खेल जो है वो जो हुआ है उसका भी खिताब जो है मुख्यमंत्री को मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का इस्तेमाल, इसको जो नशा फैला रहे हैं, जो कत्ल हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, उन पे पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था को बनाए, उसका उनकी बजाय कि अपने जिनके साथ बनती नहीं है, जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनको जो है पुलिस का इस्तेमाल करके जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहा हूं कि पुलिस को जो ट्रेनिंग दी जा रही है कि झूठी एफआईआर कैसे करनी है, ये ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनर हैं, बहुत जल्दी समय आ रहा है कि कहीं यही टीमें जो आज इन कामों में लगाई हैं, एक्सपर्ट हो रही हैं, आने वाले समय में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं या ट्रेनर हैं उनके काम भी आएंगी। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि एफआईआर दर्ज करें, परंतु सच्ची एफआईआर दर्ज करें। झूठे जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं उन पे करें। अपनी राजनीतिक खुंस को मिटाने के लिए, जो अंदर खुंदक है उसको मिटाने के लिए जो एफआईआर दर्ज हो रही है, ये शायद लगता है हिमाचल के लोगों के टेम्परामेंट के खिलाफ है। और हिमाचल प्रदेश की वातावरण भी ऐसा, शांति प्रिय प्रदेश, ऐसा वातावरण में ऐसी चीजें होती नहीं थी जो अब हो रही है।